हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग फिल्म के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को HBO मैक्स के साथ साथ हमारे इंडिया के लिए हंगामा प्ले, टाटा स्काई, iTunes और बुक माई शो के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। बट अनफॉर्चुनेट ये फिल्म हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है। और रही बात इस फिल्म की लेंथ की, तो इस फिल्म की लेंथ आप सभी को पता है कि 4 घंटे 2 मिनट की है और ऊपर से फिल्म R-rated है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। ये फिल्म कंप्लीट फैमिली एंटरटेनिंग तब है जब आप इस फिल्म के वॉयलेंस को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखने के लिए एग्री होगे तो ही, बाकी मर्जी तो आपकी है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी साल 2017 में आई हुई जॉर्ज वेडन के वर्जन की जस्टिस लीग की जैसी ही है, या फिर कहूँ कहानी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। यानी कि इस फिल्म में भी आपको स्टीफन वुल्फ का मकसद वही मदर बॉक्स को ढूंढने का दिखाया गया है, जिसमें अब वो सक्सेस होगा भी या नहीं, और इन सब के बीच ब्रूस वेन यानी कि हमारा बैटमैन जस्टिस लीग की टीम को बनाने में कामयाब होगा भी या नहीं, और आखिरी बात सुपरमैन को कैसे जिंदा किया जाएगा। यही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी अब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म, जिसमें इस बार डार्क साइड की भी हमें झलक दिखाई गई है, जो सच में बहुत ही ज्यादा डार्क और काफी खतरनाक इविल है, जिससे कोई गलती से भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। इवन स्टीफन वुल्फ भी उसके नाम से डरता है, जिसका पता आपको लगेगा फिल्म देखकर। लेकिन जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है वो यही है कि क्या आपको आपके कीमती 4 घंटे जैक स्नाइडर की इसी वही सेम स्टोरी की फिल्म जस्टिस लीग पर देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब आपके कीमती समय को और ना वेस्ट करते हुए आते हैं सीधे फिल्म की डिटेल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने 2017 में जॉर्ज वेडन के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म देखी थी, तो उस फिल्म को देखकर मैं बिल्कुल साफ साफ समझ गया था कि इस फिल्म को जॉर्ज वेडन ने किस हद तक बचाने की कोशिश की है। जो चीज हम फिल्म में दिखाए गए इस सीन में भी साफ साफ देख सकते हैं, और डेफिनेटली ये चीज फिल्म के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने उस टाइम पर जानबूझकर DC फैंस के लिए रखी थी। लेकिन फिर भी लोग उन्हें काफी ज्यादा हेट करते हैं, मोस्टली जैक स्नाइडर के फॉलोअर। लेकिन मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, क्योंकि 2017 के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म को देखकर मेरी राय बिल्कुल सिंपल थी कि वो एक टाइम पास सी मास्टर्स ऑडियंस के लिए बनाई गई 2 घंटे आई थिंक 1 या 2 मिनट की फिल्म है, जिसे काफी क्विक फेस पर शुरू कर खत्म कर दिया जाता है। जिसमें अगर आप सर पैर ढूंढते बैठोगे, वो फिल्म DC के यूनिवर्स के हिसाब से अगर देखी जाए, जिसमें उस वक्त एक्वामैन, साइबॉर्ग और फ्लैश के कैरेक्टर पर फिल्म नहीं बनी थी अलग से कि लोग उन सुपर हीरोज को और भी अच्छी तरीके से जान पाए, और इसी के चलते उस फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बाकी की उस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को आई थिंक मैंने मेरे चैनल पर पूरी तरीके से कवर किया है कि कैसे जॉर्ज वेडन के पास 6 से 7 महीने ही बचे थे इस फिल्म को कंप्लीट करने के, जो उन्होंने स्टूडियो के कहने पर बनाई थी। अब बाद में उसमें से जैक स्नाइडर की क्रिएटिविटी को निकालकर जॉर्ज वेडन ने 70% की फिल्म अपने हिसाब से बना ली थी, यानी कि जैक स्नाइडर के सिर्फ 30% को ही उस फिल्म में यूज किया गया था। और अब एक ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर पुराने डायरेक्टर को हटाकर नए डायरेक्टर को लाया जाए तो उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, और पहले डायरेक्टर के वर्जन के हिसाब से नहीं बल्कि नया डायरेक्टर आकर फिल्म को अपने हिसाब से बनाएगा, जिसमें जॉर्ज वेडन ने भी वही किया था। लेकिन अब उस कंट्रोवर्सी के खत्म हो जाने के बाद, जो कि HBO मैक्स और वार्नर मीडिया वालों ने की है इस फिल्म को कंप्लीट कर ताकि फैंस को वो चीज मिले जिसका फैंस कई सालों से वेट कर रहे हैं। और फाइनली आज वो दिन है जिस दिन सभी फैंस का सपना पूरा हो गया, यानी कि जैक स्नाइडर के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म को देखकर। और अब इतना जबरदस्ती का ज्ञान देने के बाद अगर मैं आपसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ कि जैक स्नाइडर के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म कैसी है, वेल तो DC फैंस के अकॉर्डिंग ये एक माइंड ब्लोइंग फिल्म है, और मुझे भी ये DC के यूनिवर्स की एक परफेक्ट जस्टिस लीग फिल्म लग रही है अब इस एंगल से। और अब जबकि मैंने फिल्म के दोनों वर्जन को देख लिया है, तो नो डाउट जैक स्नाइडर का वर्जन जॉर्ज वेडन के वर्जन से बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर अब इस पॉइंट पर मैं आकर जॉर्ज वेडन के वर्जन को सीधे सीधे कचरा बोल दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनसे कुछ इसी तरीके का स्टूडियो ने काम करवाया था, ताकि फैंस को डार्क फिल्म नहीं बल्कि लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग जैसी फिल्म देखने मिले, यानी वही मास्टर्स ऑडियंस के लिए। और अब मैं ये बात यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म मास्टर्स ऑडियंस को तो बिल्कुल भी ध्यान में रखकर बनाई नहीं गई है, क्योंकि फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है आज की तारीख में ज्यादातर। तो ऐसे में क्रिएटर्स के पास अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भरपूर टाइम है, जिस टाइम को लेकर क्रिएटर कितने भी घंटे की फिल्म बना सकता है, या फिर वो उसे एक सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकता है। और इसी का फायदा जैक स्नाइडर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी छूट जैक स्नाइडर को दी गई थी अपनी क्रिएटिविटी इस फिल्म में दिखाने की, जो डेफिनेटली उन्होंने बहुत नहीं बल्कि काफी खूबसूरती से
दिखाई है, वो भी फिल्म के दिखाए गए हर एक कैरेक्टर्स को लेकर, लिटरली हर एक कैरेक्टर को लेकर, ताकि आप उन सभी से फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सको। और जिस किसी की भी थॉट जॉर्ज वेडन के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म को देखकर अवेंजर्स पर जाकर रुकती थी कि उस पहली अवेंजर्स फिल्म में सुपर हीरोज की टीम बनने में कितने झमेले हुए थे, तो अब उन्हें जैक स्नाइडर के इस वर्जन को देखना चाहिए, खास करके कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि मैं फिर से तो कहूंगा ही। और अगर इस फिल्म में किसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो क्रेडिट मेरी नजर में तो सिर्फ एक एक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर सभी एक्टर को शाइन होने का मौका दिया गया है। और अगर फिल्म किसी कैरेक्टर के कंधे पर सबसे ज्यादा है तो वो कैरेक्टर जैक स्नाइडर ने भी कंफर्म किया था और मैं भी करूंगा, वो कैरेक्टर है रे फिशर का, यानी कि विक्टर स्टोन का कैरेक्टर, जो इस फिल्म की जान है। और उस कैरेक्टर में बाप बेटे की जिस तरीके से रिलेशनशिप को दिखाई गई है, उसे भी देखकर आप इमोशनल तो होगे ही। और ऐसा ही एंगल एजरा मिलर के कैरेक्टर फ्लैश को भी दे दिया गया है। और रही बात एक्वामैन की, तो अब सभी ने एक्वामैन की सोलो फिल्म देख ली है और उन्हें पता है कि उसकी जर्नी कहाँ जाकर खत्म होगी, इसलिए उस कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट होने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अंडर वाटर की दुनिया जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से जेम्स बॉन्ड ने दिखाई है, जैक स्नाइडर ने नहीं, क्योंकि जैक स्नाइडर का वर्जन काफी ज्यादा डार्क है, तो ये फिल्म अंडर वाटर के सीन को उसी तरीके से एक्सप्लोर करती है। लेकिन बात रही फ्लैश और साइबॉर्ग की, तो इन दोनों ही कैरेक्टर को एक अच्छा खासा टाइम दे दिया गया है, जिस कारण से हम इन कैरेक्टर से भी स्टोरी के चलते कनेक्ट हो जाते हैं। और बात रही ब्रूस वेन की, तो बेन अफ्लेक के कैरेक्टर की जो कंटिन्यूएशन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म की बात की गई है, ये बैटमैन बिल्कुल वैसा ही है और इसे सुपरमैन की मौत का पछतावा है और साथ ही साथ आने वाले खतरे का भी, जिसके लिए बैटमैन को जल्द से जल्द सुपर हीरोज की टीम चाहिए, जिस टीम में इन 3 सुपर हीरोज के अलावा वंडर वुमन यानी कि डायना प्रिंस भी आएगी, जो वंडर वुमन के यूनिवर्स से टोटली डिफरेंट है जैक स्नाइडर की नजरों से, क्योंकि ये डायना लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करती और फाइटिंग स्किल्स का तो जवाब नहीं। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग यही कहेंगे कि डायना प्रिंस का ये वर्जन पुरानी डायना के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा है। और अब बात करें सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल के कैरेक्टर की, तो उनका अपीयरेंस फिल्म में उतना ज्यादा है नहीं, जो कि स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से ठीक है। और जिस तरीके से डिटेलिंग के हिसाब से सुपरमैन को जिंदा करने की प्लानिंग की गई है, उसके पीछे का मकसद भी मुझे पसंद आया, जो अगेन डिटेलिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब आप बहुत अच्छा मेरे मुझसे काफी ज्यादा सुनने वाले हैं, क्योंकि फिल्म 4 घंटे की है और मैं तारीफ करते करते इस फिल्म की बिल्कुल भी नहीं थकूंगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जिस बारे में मैंने बात ही नहीं की वीडियो के स्टार्ट में, कि भले से ही दोनों फिल्मों की कहानी क्यों ना सेम हो, लेकिन प्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट है, जो आपको यह एहसास बिल्कुल भी नहीं कराती कि आप वही सेम स्टोरी की फिल्म एक बार फिर से रिपीट देख रहे हो। जिससे पहले वार्नर ब्रदर्स वाले ने कहा था कि जैक स्नाइडर का वर्जन बिल्कुल अनवॉचेबल है, जबकि सच कुछ और ही है, और इसका पता आपको फिल्म देखकर काफी आसानी से चल जाएगा। और हाँ, कैरेक्टर्स के हिसाब से तो मैंने स्टीफन वुल्फ की भी बात नहीं की, जिसका मकसद सिर्फ अर्थ पर आकर मदर बॉक्स ही हासिल करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी कारण है, जिस कारण से हमें ये पता चलता है कि स्टीफन वुल्फ ये सब कुछ कर क्यों रहा है। और अब फिल्म के कैमियो की बात करें, तो फिल्म में काफी सारे कैमियो है, जिनका कनेक्शन सीधे जस्टिस लीग के यूनिवर्स के सुपर हीरो से होता है। और बाकी बात करें बैटमैन के नाइटमेयर की, तो उसका क्लिफ हैंगर भी बहुत जबरदस्त है, और यहाँ तक कि डेथ स्ट्रोक की स्टोरी भी, यानी कि उसकी दुश्मनी जो उसने बैटमैन से रखी है। और इस फिल्म के बाद हमें बैटमैन की एक सोलो मूवी देखने मिलने वाली थी, यानी कि बेन एफ्लेक के वर्जन की, जो अनफॉर्चुनेट हो नहीं पाई। और स्टोरी की भी मैंने आपको थोड़ी डिटेल दी है कि कैसे डेथ स्ट्रोक बैटमैन का जीना हराम कर देता है, और उसका रीजन इस फिल्म के उस एंड क्रेडिट सीन में आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और अब फिर से आ जाए उस नाइटमेयर पर, तो नाइटमेयर का क्लिफ हैंगर आपको ये कहने पर मजबूर करेगा अब कि जैक स्नाइडर के इस वर्जन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि असल में इस फिल्म के टोटल 3 पार्ट्स आने वाले थे। और जब खुद जैक स्नाइडर ने इस फिल्म को लॉर्ड ऑफ द रिंग के साथ कंपेयर किया था कि ये डीसी के यूनिवर्स की लॉर्ड ऑफ द रिंग है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है, यानी कि स्टोरी कुछ ऐसे ही मोड़ पर खत्म हुई है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग के फर्स्ट पार्ट की होती है। और अगर उसे कंटिन्यू नहीं किया गया तो फैंस को वो चीज कितनी ज्यादा बुरी लगेगी, ये बात तो अगेन आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। और मुझे लगता है कि HBO मैक्स वालों को जैक स्नाइडर के अपने सपने को पूरा कर लेने देना चाहिए, क्योंकि अब ये फिल्म बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, और ऊपर से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी डीसी के यूनिवर्स में द फ्लैश फिल्म से आ रहा है। तो अगर HBO मैक्स वालों को जैक स्नाइडर के वर्जन की जस्टिस लीग को कंटिन्यू रखना है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जबकि फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ हो गई है, तो ऑनेस्टी के हिसाब से अब फिल्म के बुरे पॉइंट पर भी आते हैं, जो कि इस फिल्म में भी है। जिन पॉइंट को अगर मैं बिल्कुल क्लियर करूँ, तो फिल्म में काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जिन्हें अगर काट भी दिया गया तो लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि फिल्म में ऐसा भी कोई सीन था। और खास करके
करके मैं आयरिस वेस्ट के सीन को कहूंगा जिसे फिल्म में जबरदस्ती का डाला गया है एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। उसके अलावा इस फिल्म की लेंथ जो बड़ी हुई है वो इसके स्लो मोशन की वजह से है, जो फिल्म में हर एक एक्शन के मोमेंट में काफी सुस्ती के साथ दिखाया गया है ताकि आप उन एक्शंस को फील करो, जो कि होता भी है। तो आप ये चूज कर लो कि आपको स्लो मो के एक्शन देखना ज्यादा पसंद है या फिर फिल्म की लेंथ। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि काफी लोग आपको ये भी कहेंगे कि फिल्म की लेंथ उन्हें फील हुई और बीच बीच में वो लोग बोर भी हो रहे थे इस फिल्म को देखकर, जो कि पर्सनली मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये फिल्म अपने ऐसे ट्रैक पर चल रही थी जिससे मुझे इस फिल्म की लेंथ बिल्कुल भी फील नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस 2 से ढाई घंटे की फिल्म ही देखकर उठा हूँ। इसके अलावा इज़रा मिलर के कैरेक्टर की बात करूँ तो उनका कैरेक्टर फनी तो था, लेकिन मुझे उनकी फनीनेस इस कैरेक्टर को लेकर पसंद नहीं आ रही थी, यानी कि उनका कैरेक्टर। तो ये थे फिल्म के बुरे पॉइंट्स। अब आते हैं फिल्म के डायरेक्शन पर, जो अगेन जैक स्नाइडर के विजन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और उन्हें पता है कि ऑडियंस को क्या पसंद है और उन्हें क्या देना चाहिए। इसके अलावा फिल्म के VFX की भी बात करें तो 7 महीने में जितने फिल्म के प्रोजेक्ट को बनाकर कंप्लीट किया गया है, उस एंगल से तो मैं फिल्म के VFX को लेकर बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करूंगा, लेकिन बाकी दूसरे क्रिटिक्स तो डेफिनेटली करेंगे। बट मैंने आपको यहाँ पर उसका रीजन दिया है कि वार्नर मीडिया वालों को ये फिल्म जल्द से जल्द रेडी कर चाहिए थी। और अब बात करें फिल्म के BGM की, तो फिल्म का BGM स्कोर भी बहुत जबरदस्त है, जो टेंस के मोमेंट में आपको टेंस करता है और हाइप देने के वक्त ऑब्वियसली BGM का काम है आपको हाइप देने का। और इस फिल्म में भी BGM देने का काम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म के म्यूजिक कंपोजर जंकी एक्सेल ने दिया है, जिन्होंने मैन ऑफ स्टील के बाद हंस जिमर की जगह संभाली थी। तो उनका स्कोर भी आपको पसंद आएगा। और हाँ, जैक स्नाइडर के गाने चुनने का सिलेक्शन भी। और रही बात फिल्म की एडिटिंग की, तो उसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि मुझे फिल्म की लेंथ एडिटिंग के हिसाब से बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। और अब चलिए फिल्म की बाकी डिटेल्स में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और ड्रामा की, तो फिल्म में एक्शन कंटेंट के हिसाब से डाला गया है, यानी कि भरपूर, और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है, जिसके चलते इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से सीधे 4 स्टार की। और कॉमेडी की बात करें तो जी हाँ, इस फिल्म में आपको कॉमेडी का फ्लेवर भी देखने मिलेगा, जिसके चलते कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से 2.5 स्टार की, जो कि काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए इस फिल्म को लेकर। और अब सस्पेंस की बात करें तो फिल्म की कहानी का एंड आपको पता है, लेकिन उसमें जिस तरीके का क्लिफ हैंगर डाला गया है उसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के सस्पेंस को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही। और इसके हॉरर थ्रिल की बात करें तो फिल्म में वॉयलेंस एक्शन के टाइम पर डाला गया है और थ्रिल BGM के हिसाब से आ जाता है, जिन्हें मिलाकर ये रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की बनती है। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि इसे देखते वक्त वो लोग होंगे बोर, और अगर मासस ऑडियंस बोर होती है तो उनकी नजर में फिल्म की रेटिंग बनती है सीधे C+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो जॉश वेडन के वर्जन पर भी क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर जितनी ज्यादा बेकार थी, अब जैक स्नाइडर के वर्जन को लेकर उसमें थोड़े से बदलाव आए हैं। थोड़े इसलिए क्योंकि सारे के सारे क्रिटिक्स इस फिल्म के दावे को लेकर पूरी तरीके से फेल हुए थे, यानी एक हिसाब से क्रिटिक्स की बहुत बुरी तरीके से जली है और वो लोग इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग है B+ की। और अब बात करें मेरी, तो मैंने सिंपली इस फिल्म को एज अ फैन से लेकर रिव्यू के हिसाब से भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि ये वो जस्टिस लीग फिल्म है जिसका फैंस असल में बेसब्री से वेट कर रहे थे, जिसे लेकर कई साल बाद जब आप ये फिल्म अपने बच्चों को भी दिखाओगे और यही कहोगे कि जस्टिस लीग की लाइव एडेप्टेशन जैक स्नाइडर ने ही काफी परफेक्ट तरीके से की थी। और अब जबकि मैंने इतना सारा क्रेडिट दे दिया है तो रेटिंग भी एक ही बनती है इस फिल्म के लिए। रीजन मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अब आपकी क्या राय है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस शानदार सी जस्टिस लीग फिल्म को लेकर कैसा था। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी दूसरी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।